बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। इस वक्त सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद भी कहा जा चुका है, वेलकम भी कहा जा चुका है, सलाम भी दे चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की बारिश को एंजॉय किया होगा, क्योंकि कल बारिश हुई है। जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो शाम के वक्त अच्छी खासी बारिश हुई। वो जो वायरल चल रहे थे इन्फ्लुएंजा के खदशात दिन ब दिन बढ़ रहे थे, उन खदशात में भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है। और अब इस्लामाबाद की फ़िज़ा की अगर बात की जाए तो आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। ख़वातीन उज़ात, ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहां की गाएगी दुनिया गीत मेरे, इसके अलावा ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। सुरू की मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह वसाई ने नूरजहां के नाम से शोहरत पाई। अदाकारी हो या फिर गुलकारी, नूरजहां का अंदाज शानदार और हर परिस्तार की पसंद रहा। मलिका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में जो गीत गाए वो आज भी सदाबहार हैं। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1935 में किया। चनवे, दुपट्टा, अनारकली, कोयल और इंतज़ार समेत मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। 74 साल कैरियर में मुख्तलिफ ज़ुबानों में 20,000 से ज़ायद गीतों को यादगार बनाया, जिनमें 1965 की जंग के दौरान गाए गए मिली नगमे भी शामिल हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहां को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़ और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत दीगर कौमी और सकाफती एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तानी गायकी का सूरज 23 दिसंबर 2000 को हमेशा के लिए डूब गया, ताहम उनके फ़न आज भी ज़िंदा हैं और हम उनको सुनते भी हैं और उनके फ़न पारे भी सुनते हैं और उनके गाने भी आज भी हमारी समातों को यकीनी तौर पे उनकी याद दिलाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है मैडम को। और मैडम के जो गाने, उन्होंने सिर्फ वो अच्छी गुलकारा ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने बहुत सी, जिस तरह आपने फरमाया कि हिदायतकारी भी की है, अदाकारी भी की है। इसके साथ साथ अगर हम, जिस तरह आपने जंग का नाम लिया, अगर हम अपनी जंगों को देखें तो 1965 की जंग के दौरान जितने भी मिली नगमे उन्होंने गाए, जिस तरह से हमारी कौम की, हमारी फ़ौज के हौसले बुलंद किए, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। और हमेशा से उनका ये फ़न, हमेशा से उनकी जो आवाज़ है वो हर पाकिस्तानी की धड़कन भी है और जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल ऐसी है। और वो जो हमने स्टार्ट में कहा था ना कि गाएगी दुनिया गीत मेरे, तो यकीनी तौर पे आज 25 बरस तो बीत चुके, लेकिन आज भी इनके गीत गाए जाते हैं। अगर जंग की बात की जाए तो 9 मई को जंग हुई, लेकिन उसमें भी ए पुत्र हटाते नहीं बिकते ये वाले गीत गाए गए। फिर दुनिया गाए बगाए डिफरेंट जो त्यौहार हैं, डिफरेंट इवेंट से वहाँ पे नूरजहां को याद करती है, क्योंकि नूरजहां ने जो काम किया है गायकी को लेके, फिल्म को लेके, वो ऐसा काम था, ऐसा वर्सटाइल काम था कि जिसको आज भी याद भी रखा जाता है। और वो एक रोड मैप है तमाम तर जितने भी गायक हैं, हमारे सिंगर्स हैं, उनके लिए, फिल्म साज हैं, उनके लिए, कि वो अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले वो नूरजहां को सुनेंगे और उसके बाद से वो करेंगे कि क्या हम सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये वाहिद लेडी थी जो जंगों के दौरान बॉर्डर पर गई और हमारी नौजवान नस्ल के, हमारी पाक फौज के जो हौसले जिस तरह से उन्होंने बुलंद किए, इनका फ़न जो है ना हमेशा ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा ही है। इनको बहुत से एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया है। आगे बढ़ते हैं जी, और अब आगे बढ़कर आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर 16 से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर अब पाबंदी के बाद दीगर ममालिक ने भी फैसला किया है, जिसमें एक और मुल्क शामिल हो गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बाद अब स्विट्जरलैंड ने बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला एलिजाबेथ की बात की जाए तो उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि बच्चों को सोशल मीडिया के मुमकिन ज़हनी, नफ्सियाती और समाजी नुकसानात से बचाने के लिए मज़ीद मौसर और सख्त इक़दाम नागुज़ीर हो चुके हैं और इस मकसद के लिए पाबंदी भी एक काबिल गौर ऑप्शन है। स्विट्जरलैंड की वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्विट्जरलैंड भी ये पाबंदी आयद करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का संजीदगी से जायजा ले रहा है, जिनमें बच्चों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर उम्र की बुनियाद पर पाबंदी, नुकसानदेह मवाद की रोकथाम और ऐसे एल्गोरिथम्स के खिलाफ कार्रवाई शामिल हो सकती है जो कम उम्र सार्फिन की नफ्सियाती कमजोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। मजीद ये कहा गया कि इस हवाले से तफसीली मुशावरत आइंदा साल के आगाज़ में शुरू की जाएगी और इसकी बुनियाद एक जामे तहकीकाती रिपोर्ट होगी। और इससे पहले 2023 की बात की जाए, जिसमें चीन ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया में स्क्रीन टाइम पर सख्त पाबंदी नाफिज की थी, जबकि 2024 में भी फ्रांस और बरतानिया ने बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन मजीद सख्त कर दिए थे। बिल्कुल ऐसी है। और इस हवाले से जब ऑस्ट्रेलिया के हमने खबर शेयर की थी तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको पूरी दुनिया में नजर आएगा। डेनमार्क की या फिर स्विट्जरलैंड की, चीन की मिसालें आपके सामने, और करते करते ये फैलेगी और डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ भी आएगी, क्योंकि
क्योंकि जो टीनेजर्स हैं उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसको हमने रोकना है। अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नहीं रोकेंगे तो ये बहुत बड़ी तबाही भी आ सकती है। और ये जितने भी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये कभी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करना एक बड़ी फजूल सी बात है। जो हमारे यहाँ किया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी से लोगों को दूर रखते हैं, टेक्नोलॉजी इज समथिंग एल्स। आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना या सोशल मीडिया को देखना, इसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ सकते। आप बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपके पास लैपटॉप्स की या फिर अपने टैब्स की फैसिलिटी है, तो वो काम आप बहुत सारे और भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप अपना टाइम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ज़ाया करें। तो ये काफ़ी अच्छा, मुझे जब ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तब भी बड़ा अच्छा लगा था और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में होते हुए नजर आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही इन ऐप्स को इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक महदूद लिमिट तक। कोई तो इंसान की लिमिट होती है ना, ये नहीं कि आप सारा घंटा आप स्क्रीन टाइम दे दें, तो फिर इस वजह से ज़ाहिर है आपकी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। इसलिए ये पाबंदी भी लगती है, क्योंकि नौजवान नस्ल जब इस चीज़ की तरफ आगे पहुंचाएगी तो फिर इस तरह की पाबंदियां तो लगाई जाएंगी। बिल्कुल ऐसी इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। गजल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट के हवाले से बात करते हैं। पिछले दिनों, चंद दिन पहले एक डिबेट हुई है जावेद और मुफ्ती शुमाइल नदवी के माबेन। इस डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। इसमें बड़े दलाइल दिए गए। 1 घंटा और 55 मिनट की ये डिबेट थी, जिसमें राउंड्स खेले गए। एक 7 मिनट का राउंड था जिसमें आगे नदवी साहब अपनी बात करते थे, दूसरे 7 मिनट के राउंड में जावेद अख्तर साहब अपनी बात करते थे, फिर उसका रिबर्टल दिया जाता। तो इस तरह के 2 से 3 राउंड थे। फिर उनकी क्रॉस डिस्कशन थी, क्रॉस डिस्कशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन था और फिर उसके बाद ऑडियंस के क्वेश्चंस भी शामिल किए गए और ये बड़ी एक ज़बरदस्त डिस्कशन थी। इसमें गजल सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो आपकी साइंस है उससे आपने, और ये सिर्फ गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी, ये ना अल्लाह की बात हो रही थी, ना भगवान की बात हो रही थी, ना बुद्ध की बात हो रही थी कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, किसी रिलीजन्स की बात नहीं हो रही थी। सो इसमें साइंस को निकाला गया, जितने भी आपकी रिवोल्यूशंस होते हैं उनको निकाला गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको निकाला गया और लॉजिक्स के ऊपर बात की गई। लेकिन इस लॉजिक में मुझे जावेद अख्तर साहब की ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉजिक्स बहुत ही कमज़ोर नज़र आई। वो बार बार टीज करते हुए नज़र आए कि मुझे आप कॉन्टीजेंसी का मतलब बता दीजिए। फिर वो अजीब व गरीब से सवालात बताते हुए नजर आए। फिर वो जो कायनात है उसकी क्रिएशन के हवाले से जवाब देने से कासिर रहे। सो इस हवाले से जो नदवी साहब हैं, नदवी साहब हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनको आउट क्लास किया है और आउट क्लास जो करने वाले क्लिप्स हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। लेकिन कुछ हमने भी बातें निकाली हैं जो कि हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि नदवी साहब ने क्या कहा, जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा। बिल्कुल जी, ये मनाजरा जिस तरह से भी तो सिर्फ एक क्लिप था जो आपने सुना, जिसमें कितनी सारी बातें की गई कि जब आप क्लेम कर देते हैं एक चीज़ का तो फिर आपने उसको चीज़ को प्रूव भी करना होता है। ये कह देना कि जिस तरह से उन्होंने बात की कि हमने कहा कि वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह से फिर दीगर उन्होंने बात की कि जब गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके ऊपर जब आप क्लेम करें तो फिर आप इस चीज़ का प्रूफ भी दें। इस तरह की आगे भी बहुत सारी बातें बिल्कुल ऐसे। और ये जो क्लेम के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने क्लेम का कहा तो आगे से जावेद अख्तर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया जी कि क्लेम, आप इस क्लेम को साबित करें। एक तो जावेद अख्तर साहब और जितने भी एथिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि खुदा है नहीं। जब खुदा है नहीं तो उसको क्लेम भी जावेद अख्तर साहब ने नहीं करना। वो कहते हैं जी कि मुफ्ती साहब कर लें या कोई और मजहब का बंदा कर ले। और मैंने जावेद अख्तर साहब की जितनी भी डिस्कशन सुनी है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में बैठ के हुई, उन्होंने भगवान का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बुद्ध मत का जिक्र नहीं किया। अपनी बातों में कई दफा वो उन्होंने अल्लाह भी कहने की कोशिश की, फिर कहते हैं नहीं अल्लाह नहीं, मैं खुदा कहता हूँ और खुदा में क्योंकि सब चीजें आ जाती हैं। सो ये जो क्लेम था, जिस क्लेम की बात इस क्लिप में जावेद मुफ्ती नदवी साहब करते आए, इसमें जावेद अख्तर साहब कहते हैं नहीं हमारा तो चले क्लेम है, लेकिन आप ही बता दें, आपका क्लेम है कि अल्लाह है तो आप बता दें कहां पे है कहां पे नहीं है। सो उसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा और भी दलीलें दी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब की जितने भी आपने क्लेम सुने हैं उसमें इन्होंने 3-4 क्लेम किए। एक तो बहुत जबरदस्त उन्होंने जुमला बोला कि जहां आप रुकेंगे वहीं से खुदा शुरू होगा। और उसके बाद टाइमलेस होने की जब बात की तो उसमें जावेद अख्तर साहब ने बड़ी भोंडी सी बात की, क्योंकि मुझे ना जावेद अख्तर साहब की शेर व शायरी, इनकी जितनी भी फिल्में हैं हमने देखी हैं, तो शायद समझ आ रही थी कि कुछ दलील देंगे। टाइमलेस के ऊपर उन्होंने दलील दी कि आप फिर ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, कि जब आप हमेशा से है और हमेशा से रहेगा तो कहते हैं तो फिर ये जो टाइम है ना वो उससे पहले भी आ जाता है, कायनात बनने से पहले। फिर उसके बाद बार बार जब नदवी साहब ये बात करें कॉन्टीजेंसी के हवाले से, तो जावेद अख्तर साहब कहें मुझे तुम बताओ कॉन्टीजेंसी क्या होती है। ठीक है, एक दफा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कॉन्टीजेंसी ये होती है कि कोई भी चीज जो किसी की डिपेंडेंट हो, जो बनाने वाले की डिपेंडेंट हो, उसको कॉन्टीजेंसी कहते हैं। लेकिन उसमें वो बार बार कॉन्टीजेंसी को लेके, और मुझे लग ये रहा था कि दलील देने के बजाय गजल वो उनको टीज कर रहे हैं नदवी साहब को।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और साथ में जितने भी अभी के शॉर्ट में आपने जितनी उनके पॉइंट सुने हैं, जिसमें टाइम की बात की गई है, तमाम तरह लॉजिकल बातें थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है। और इवन दैट कि आप इस चीज़ को खुद सुने और आपको खुद तमाम तरह पॉइंट्स की समझ भी आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ वैलिड है, कौन कौन सा पॉइंट वैलिड है, कौन सी चीज़ लॉजिकल बेस पे बात हुई हुई है, और किस तरह से जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, किस तरह से वो उसमें सेट होकर बात को बयान कर दिया गया। आगे तो छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता, छुरी को गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स पास किए गए नदवी साहब की जानिब से और उनको बड़े बौंडे अंदाज में जावेद अख्तर साहब की जानिब से काउंटर किया गया। और जावेद अख्तर साहब बार बार, इस तरह मैं गजल आपको बता रहा था कि वो गजा को बीच में ला रहे थे कि गजा में जितने भी बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तो आपके जो खुदा हैं वो सोए हुए हैं। तो यहाँ पे जब वो खुदा का जिक्र करें तो डेफिनेटली जावेद अख्तर साहब टारगेट कहीं ना कहीं पे इस्लाम को करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको बड़े अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने बताया भी, और मुफ्ती साहब ने इसको फर्दर एक्सप्लेन भी किया कि हमारे यहाँ वादा है आफ्टर लाइफ का। लेट सपोज अगर आप पे यहाँ पे जुल्म होता है, आपको इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता, तो आपको आफ्टर दिस मतलब इविल वर्ल्ड और गुड दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं ना, फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। वो चीज उन्होंने भी एक्सप्लेन की कि चीज मीनिंगलेस हो बड़ा जाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि वो जो बच्चे यहाँ पे मारे जा रहे हैं या शहीद किए जा रहे हैं, उनके लिए दुनिया के बाद आखिरत में, क़यामत में, आखिरत बर्पा होने के बाद उनके लिए इनाम भी है। और तमाम तरह वो जो जिंदगी है वो हम समझते हैं कि वो एक परमानेंट जिंदगी है, और इसी वजह से यहाँ पे उनका इम्तिहान हमारी जिंदगी तो जाहिर है वैसे भी, अगर हम जब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं या हमारी जितनी भी स्टडीज हैं, शायद हम इतने लाइक वाइक नहीं है या इतनी किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन जितना नॉलेज है उसके मुताबिक आज तक तो हम यही चीज़ देखते हैं कि जिंदगी हमारी क्या है, एक टेस्ट ही है। हमने हमेशा यहाँ तो नहीं रहना, तो गुड और इविल दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का बैलेंस होना भी जरूरी है, वरना जिंदगी मीनिंगलेस हो जाती है। ये जो अभी हमने आपको क्लिप सुनवाया जिसमें ये चीज ज्यादा डिस्कस की जा रही थी। मेजॉरिटी गॉड को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जावेद अख्तर साहब ने जवाब ये दिया कि फिर प्लेनेट की मेजॉरिटी दूसरे खुदाओं को भी सही मानती है, तो आप एक खुदा को सही क्यों मानते हो, दूसरे खुदाओं को गलत क्यों मानते? सो जावेद अख्तर साहब जो काउंटर कर रहे थे ना, वो बड़ा एक अजीब और गरीब सा काउंटर था। लेकिन मुफ्ती साहब ने इस पूरी डिस्कशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा, और मुझे लगता था कि मुफ्ती साहब बहुत प्रिपेयर आए। उन्होंने कहा कि जितनी मैंने तैयारी करके आया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को सामने रख के तैयारी नहीं की, उन्होंने साइंस को सामने रख के तैयारी नहीं की, उन्होंने रिवलेशन को सामने रख के तैयारी नहीं की, उन्होंने लॉजिक्स के ऊपर तैयारी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी पॉइंट्स लाए थे उसमें से 20% पॉइंट्स भी मैं जावेद साहब को दे नहीं सका, क्योंकि जावेद साहब के जो बयानात थे वो बड़े इलॉजिकल थे, बौंडे थे, और उन बौंडे बयानात पे तो हमसे नजर भी आ रही है ना, वो सकते चीज नजर भी आ रही है सामने। मतलब जब आप मनाजरा करने बैठे हैं किसी के साथ और इतना लंबा मनाजरा, तो आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो होने चाहिए। जी गॉड है और गॉड है ये बात की गई है, फिर जिस तरह से बात हुई हिटलर की, फिर बात हुई प्लैनेट की, फिर बात हुई मेजॉरिटी की, तो बात यही है तमाम तरह अगर हम इसको कंक्लूड भी करें तो ये चीज़ आती है कि उनके पास कोई भी फैक्ट्स के साथ जवाबात नहीं थे। जवाबात आपने भी सुन लिए, और इस पर हम मजीद क्या ही कहें जब एक चीज़ फैक्ट के साथ बयान हो रही हो और दूसरी जानिब से कोई जवाब भी ना आए। बिल्कुल ऐसे। और इस पे 2-3 पॉइंट्स और भी थे मुफ्ती साहब के जो कि बड़े रेलिवेंट मुझे लगे। जावेद अख्तर साहब ने सवाल उठाया कि सबसे ज़्यादा मज़हब कहाँ पे है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये इंडो पाक की बात की, मिडिल ईस्ट की बात की, तो उन्होंने कहा जी कि सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ कहाँ पे हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ पे हो रहे हैं इंडो पाक में या इस तमाम तर रीजन पे, मज़हब के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे यहाँ पे जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो उसका जवाब नदवी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया कि ठीक है, आपको यहाँ की जुल्म ज़्यादतियाँ नज़र आती हैं, यहाँ के आपको तमाम तर खराफात नज़र आती है, लेकिन आपको जिस रीजन में सबसे ज़्यादा एथिस्ट पाए जाते हैं, खुदा को ना मानने वाले पाए जाते हैं, वहाँ पे औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, वहाँ पे औरतों का रेप होता है, वहाँ पे वर्किंग लेडीज़ का रेप होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसके बारे में जावेद अख्तर साहब बिल्कुल ही चुप हो गए और वहाँ पे शशदर हो गए कि ये हुआ क्या है। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुनाजरा था जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हुआ है, और हमने भी कोशिश की है कि हम इस मनाजरे के कुछ क्लिप्स, इस डिबेट के कुछ आपके सामने रखें। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में आवारा कुत्तों की कफालत करने वाली खातून सहाफ़ी परीशा खान को गिरफ्तार कर लिया गया।
ज़राए ये बताते हैं कि उनके मुताबिक सीडीए के डॉग सेंटर्स की जानिब से खातून सहाफ़ी को फ़ोन कॉल करके फ़ोन कॉल पहले की गई, उसके ज़रिए सेंटर आने की दरख्वास्त की गई थी। जब वो मुकर्रम मुकाम पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। फिर वाक़े के बाद सोशल मीडिया और जितने भी सहाफ़ती हल्के हैं उसमें एक मुकदमे को जाली करार भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या आज़ादी सहाफ़त, इंसानी हमदर्दी और जानवरों के हुकूक पर बराह रास्त हमला किया जा रहा है और सच बोलने और खिदमत करने की सज़ा कैद नहीं हो सकती है। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी ज़मान मुगल साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ हमें एडवोकेट हैं अल्तमिश सईद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ज़मान साहब, इससे पहले कि मैं अल्तमिश की जानिब जाऊँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ और पूछना चाहूँगा इस तमाम तर मामले के पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं। और गज़ल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपने उसमें कहा आज़ादी सहाफ़त पे हमला। सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है कि मेरे पे आप पे कोई भी कदगन लग जाए या कोई हम कुछ काम गलत भी कर रहे हों तो आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो जाता है। लेकिन इस मामले की तहकीकात के हवाले से आपने तहकीक की होगी, क्या ये असल मुहर्रिकात हैं इसके हवाले से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग चीज़ों की तह में क्यों नहीं जाते। हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया है, कुत्ते पालने की सज़ा दे दी गई है। असूली तौर पे तो पहले हम उसकी तहकीक करें, डिग आउट करें कि असल वाक़या है क्या। जब असल वाक़े का पता लग जाए उसके बाद अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर XYZ की कसूरवार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था और वहाँ पे इवन असिस्टेंट कमिश्नर जाते थे और जो ये खातून हैं उनको बाकायदा तौर पे समझाते थे कि यहाँ से जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डॉग सेंटर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा। तो आपने अगर कुत्ते पालने हैं तो ज़रूर पालें, लेकिन उसके लिए आप भी अपनी कोई डोमेन रखें, उनको एक जगह पे रखें, ना लोगों को तंग करें, ना खुद डिस्टर्ब हों। तो ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था। अच्छा। पुलिस जाके बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि आप अपनी चीज़ों को जो अपनी डोमेन में रखें और उस तरह लेके चलें, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो जब एग्जॉस्ट हो गई सारी चीज़ें तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो उसकी बाकायदा एक FIR होती है, उसमें गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, कुत्ते पकड़े जाते हैं और जो स्टाफ है उनका, अपना डॉग सेंटर वालों का, वो उस खातून के साथ मिला होता है और उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और वो बाकायदा तौर पे उन्होंने रैकी की कि जब ये कुत्ते लेके निकलने लगेंगे तो उस वक्त हमने ये कार्रवाई करनी है और ऐन उसी मौके पे ऊपर ही ये कार्रवाई की गई। अच्छा। और जब ये सारा कुछ हो गया, वो गाड़ियां पकड़ी, थाने शहजाद टाउन बंद कर दी गई। अच्छा। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये जाली मुकदमा है, उनको बुलाया गया, वर्गलाया गया, फिर उनके खिलाफ जनाब FIR हो गई, गिरफ्तारियाँ हैं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। तो कुछ चीज़ों को जो है ना हमें भी उसमें तरजीहात को भी चेंज करना होगा और हकायक को भी देखना होगा कि अगर ये चीज़ हकीकत है तो हकीकत को हकीकत ही कहना चाहिए। खातून होने के नाते उनको जो बेनिफिट्स हैं या उनके प्रिविलेज है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन हम ये कहें कि कोई खातून है या इवन उसका जर्नलिज्म के साथ भी कोई तल्लक है तो उसकी आड़ में अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई इशू क्रिएट होता है या किसी सरकारी इदारे के लिए कोई इशू क्रिएट होता है और बार बार उस चीज़ को समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि अपनी डोमेन में रहना है, तो मेरा ख्याल है हमें भी उन चीज़ों को समझना चाहिए कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे भी ये समझना चाहिए कि मेरी भी हदूदों के यूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्तमश, आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी, सबसे पहले ये मामला तो एक तरफ है ही, लेकिन इसके अलावा हमने हमेशा देखा कि हम राइट्स डे मना रहे होते हैं, जानवरों के हुकूक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा होता है, लेकिन हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? देखें, ये इसकी हिस्ट्री है, जैसे सर कह रहे थे हमें तय में जाना चाहिए। इसकी हिस्ट्री 5 साल पुरानी है। ये 2020 में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके तहत एक स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो कुत्तों की। उसके लिए 2022 में एक सेंटर बना था CDA का तरलई में। मसला है कि वो सेंटर 2022 से लेके आज तक उसमें वायलेशंस हो रही हैं। सेंटर पहले तो बंद है, एक्सेस नहीं है, अंदर वो सोना निकाल रहे हैं, आई डोंट नो। अगर TNVR हो रहा है तो उसका एक्सेस तो खुला होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस उधर कम्प्लीटली बंद है। 2022 से एक्टिविस्ट जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, CDA से मिल चुके हैं, प्लान्स उन्होंने सबमिट किए। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 25 है। और उस पर 15 से ज़ायद एक्टिविस्ट ने उनको लिखा है, बताया है कि ये यहाँ पे ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, बहुत एविडेंस मिल चुका है। इनके खिलाफ केसेस काफ़ी हद तक चल रहे थे CDA के। अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस इख्तिताम हुआ है जिसमें 9 अक्टूबर को एक सानिया हुआ था जिसमें 200 डॉग्स जो है फुल भरी हुई वैन ब्लडी डॉग से वो निकली थी सेंटर के अंदर से। अच्छा। यहाँ पे दरअसल मसला खराब हुआ था, ये पकड़े गए थे।
तो उसके बाद ये रिपोर्ट हाई कोर्ट चली गई, इस पे कोर्ट ऑर्डर्स आ गए, और बाद में जो है अदालत ने ऑर्डर्स में लिख दिया 16 अक्टूबर को कि अगर इस्लामाबाद में कोई कुत्ता मारता है तो उस पर एफआईआर होगी। हालांकि ये सीडीए ने किया था, एविडेंस हमें रंगे हाथ मिला था, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सीडीए के खिलाफ क्योंकि इस मुल्क में नहीं होती। तो बाद में जो जाके हमें ये भी पता लगा जब हमने केस किया था जुलाई में कि ये सारी सिचुएशंस खराब है, इसके वीडियो एविडेंस सब कुछ अवेलेबल है, कि एक फ्रेमवर्क बनाना था सीडीए ने जिसके तहत ये सेंटर रन होना था। मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आप खत्म कर दें तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे। तो 2020 से आज तक वो फ्रेमवर्क नहीं बना कि जिसके तहत उन्होंने टीएनवीआर करना था। तो वहां से हमें उनकी नीयत भी क्लियर हो गई। अदालत में ombudsman ऑफिस ने इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जो कि अभी भी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के तहत ombudsman ऑफिस ने एक स्टडी रिपोर्ट क्रिएट की जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसको सेंटर को रन कैसे करना चाहिए। अदालत ने भी इनसे एक फ्रेमवर्क मांगा था कि इसको कैसे रन करना चाहिए। सीडी ने खुद मेहनत नहीं की, वो स्टडी रिपोर्ट छापा मार के अदालत में दे दी। हमने ये चीज़ कन्फ्रंट की अदालत में और अभी बस हम ऑर्डर्स का वेट करें क्योंकि हम भी थक गए थे इनसे लड़ के, और अदालत ने कहा कि हम इसकी जजमेंट निकाल देते हैं। तो हम उस जजमेंट का ही वेट कर रहे हैं जिसमें फ्रेमवर्क के बारे में लिखा जाएगा और एक कमेटी फॉर्मुलेट होनी थी अंडर द पॉलिसी, क्योंकि ये आज तक तो टीएनवीआर कर नहीं पाए। 5 साल हो गए हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ नहीं है। तो आपके सामने डेटा, रेबीज की बाइट्स खत्म नहीं हो रही, डॉग बाइट्स खत्म नहीं हो रही, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे थे बैक एंड पे। एविडेंस, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स, ombudsman के ऑर्डर्स, स्टडी रिपोर्ट सारी इनके खिलाफ है। अब इसमें मसला एंड में ये आया कि इनके पास बजट भी नहीं है, यही कहते हैं कि हमारे पैसे ही नहीं है। तो हम इनके साथ काम कर रहे थे सीडीए के कि हम इनको खाना पहुंचाते रहे। अगर आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जाके देख लें, आपको नहीं अंदर जाने देंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक कर सकती हैं। तो अंदर ये क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा अल्तमश साहब, इनकी मुझे क्विकली, message- क्योंकि मेरे जमान साहब की तरफ भी जाना है इस केस को। ठीक है, सीडीए ने जितनी भी बेज़ाब्तगियां की वो तो हमारे सामने आपने रख दी हैं, इसको और परिचय के केस को आप किस तरह से रिलेट करेंगे? मुझे 30 सेकंड्स में बताइएगा, फिर मैं जमान साहब की तरफ जाऊंगा। सर ये बेसिकली सीडीए के स्टाफ ने हमको खाना प्रोवाइड करते थे, काफी अरसे से कर रहे हैं क्योंकि है नहीं। इन्होंने ये सारा खुद ही डिजाइन किया है एंड पर द फैक्ट्स हमें अंदर सीडीए ने बुलाया था, हम खुद नहीं गए थे, ट्रेसपास नहीं होता ये। और बेस्ड ऑन द एफआईआर जो आप पढ़ सकते हैं उसमें ये जो बाकी क्राइम्स है वो बनते ही नहीं है। सिंपल क्रिमिनल लॉ में आप उन चीजों को डालते हैं जो कि उस क्राइम से बने। तो ये सारी स्टोरी का बैकग्राउंड 5 साल पुराना है, ये 2 महीने का बैकग्राउंड इसमें है नहीं, और ये आगे भी इस सेंटर को सही रन नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है हमारे पास। तो इसलिए अब ये लोगों पे एफआईआर करने लग गए हैं। दैट इज देयर गेम। ठीक हो गया जमान साहब। अच्छा जमान साहब ये बताइएगा, जिस तरह से अभी अल्तमश ने भी बात की है राइट्स के हवाले से, कानून के हवाले से, आप इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे। अभी अगर हम सहाफती हलकों की बात करें वहाँ पर तो ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर, कदगन के ऊपर से रिलेटेड बातें की जा रही हैं। तो क्या अब कोई है इसके हवाले से पॉलिसी भी आगे कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या उनके पास मौके हैं या फिर क्या ऑप्शंस हैं, खातून सहाफ़ी के पास क्या कर सकती हैं वो अब? मेरे लिए तो ये बड़ा हैरान कौन अमर है कि मुझे ये लगा था कि अल्तमश साहब को आपने एज ए एनालिस्ट या एज ए वकील जो है वो इनवाइट किया, लेकिन गुफ्तगू से मुझे लग रहा था कि शायद ये जो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है शायद उनके वकील हैं या उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं है समझ सका, लेकिन मुझे कुछ उनकी बातों से अंदाजा हुआ है। तो इसलिए एलिमेंट राइट्स के ऊपर भी वो काम करते हैं। इस केस इस हवाले से ज्यादा अगर मैं आर्गूमेंट करूंगा तो वो गैर मुनासिब चीज होगी उनके लिए भी। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये हैरानगी है कि इसका आज़ादी सहाफ़त के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता। हम अगर ये हवाला करें कि जी वो देखें जी हम कुत्तों को पाल रहे थे और सीडीए ने ये कर दिया, असिस्टेंट कमिश्नर ने कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई असिस्टेंट कमिश्नर की कोई गलती थी या सीडीए की थी या इवन पुलिस की थी। हाँ, सीडीए के एंड पे अपनी जो नेग्लिजेंसीज हैं वो बिल्कुल हैं और उनको वो दूर करनी चाहिए। लेकिन एक सहाफ़ी का इस तरह की चीज़ों को रिलेट करना, उससे मैं समझता हूँ कि जो बाकी हल्के हैं ना वो भी इस पे सोचेंगे और कहेंगे कि जी क्या आप लोगों का तालमेल क्या है, कैसे मतलब आप लोगों ने इसको ऐसे रिलेट कर दिया है। अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई गलत हुआ है, तो अल्टीमेटली वो वकील है, वो हाई कोर्ट गए होंगे या क्वेश्चनमेंट में गए होंगे इस एफआईआर के लिए, तो वहां से उनको रेमेडी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, वो सब कुछ मिल सकता है उनको। लेकिन इस स्टेज पे कि उनके खिलाफ एफआईआर अगर होती है और उस एफआईआर को हम जोड़ दें कि जी आज़ादी सहाफ़त पे हमला है, तो ये कुछ ऐसे जोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ 2 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। तरलाई का जिक्र किया, वहाँ पे एक सीडीए को जगह भी अलॉट है आवारा कुत्तों के हवाले से। फिर वो उनके ऊपर उन एनिमल राइट्स के ऊपर जो बात कर रहे थे कि उसके ऊपर सीडीए अमल दरामद नहीं कर रहा, कोर्ट्स पे भी बहुत दफ़ा वो सीडीए के खिलाफ जा चुके हैं। सो वो कह रहे हैं कि मामला 2 महीने का नहीं है, मामला 5, 6, 7 साल पुराना है।
उस पर मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा वहाँ पे क्या स्टांस है, इवन खातून हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका क्या स्टांस है, वो क्या करना चाहती हैं। ठीक है। क्या वो जो आवारा कुत्ते हैं उनको सिक्योर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बचा रही है, उनको खाना दे रही है? अगर दे रही है तो अपने लिए कुछ और भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा वो हाल बनाएं, एक बाउंड्री बनाएं, वहाँ पे रख सकते हैं उनको, वहाँ पे ला के खाना भी दिया जा सकता है। अब इस मामले में सीडीए के साथ ही हम क्लैश क्यों बनाते हैं? अगर मैंने कोई एक एक्टिविटी करनी है या इनिशिएटिव लेना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए मैं खुद भी कर सकता हूँ। सीडीए के साथ मैं क्लैश क्यों बनाऊंगा? ये एक सोचने वाली चीज है। सवाल है, बिल्कुल। मैं खुद करूं और मुझे करना भी चाहिए। अगर वो एक अच्छा काम कर रही है तो उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर हम उसको मुख्तलिफ इदारों के साथ इशू बना के क्रिएट करके करेंगे तो खुद ब खुद हम मुतनाज़े हो जाएंगे। सही। अच्छा अल्तमश, मुझे ये बताइएगा कि हमने बाकी ममालिक में ये चीज़ देखी है, TNR पॉलिसी के हवाले से आपको पता होगा वो काफ़ी कामयाब साबित हुई है, तो पाकिस्तान के लॉज में इस चीज़ को क्यों अलाउ किया जाता है या फिर हो रहा है इस हवाले से काम? तो इस्लामाबाद की कैपिटल स्टेट और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी वो TNVR की ही बात करती है। सेंटर ने असल में TNVR करना था, उन्होंने किया ही नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ ही नहीं। अब उसमें मसला हमारा बेसिक ये है कि आप जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट अपना काम ही नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अब मसला सिर्फ यही है कि आप इसको प्राइवेटली अगर करें, अगर सेंटर ही बंद है, एक्सेस ही नहीं है, अगर मौका मिले आप जरूर जाइएगा, आप देखेंगे वहाँ पे हालत जानवर की क्या है। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इसका यहाँ का मौजू नहीं है। तो TNVR पॉलिसी इस्लामाबाद में भी एग्जिस्ट करती है, पंजाब में भी एग्जिस्ट करती है, KP में भी एग्जिस्ट करती है, फॉलो नहीं होती क्योंकि हमने नहीं करनी, और हमने इसको प्राइवेटली एक्सेस क्लोज करके एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना है और उसके अंदर हमने किसी को जाने ही नहीं देना। तो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज जब तक खत्म नहीं होंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। आप एक्सेस खोलते हैं, आप पब्लिक करते हैं, आप TNVR कर रहे हैं तो आप दिखा दें। वो तो उनसे आज तक हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो पिम्स का रिकॉर्ड नहीं आपके पास आता कि डॉग बाइट्स बढ़ती जा रही हैं, रेबीज बढ़ता जा रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। ये तो उसका सोल्यूशन है। TNR में होता ये है कि आप उसकी नसबंदी करते हैं कुत्ते की, वो उसके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, वो बाइटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर आप उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसके सारे डिजीज खत्म हो जाते हैं, और आप उसको वापस वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से आप उसको उठा के लाते हैं। इन टाइम वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। बांग्लादेश में कलिंग नहीं होती, इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, काबुल में पॉलिसी है, मालदीव में पॉलिसी है, और श्रीलंका में भी है। ये मैं छोटे ममालिक की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क के साथ कनेक्टेड है इकोनॉमिक लेवल पे, मैं US की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पे भी होता है। अच्छा, अब अल्तमश मुझे ये इस पॉइंट का भी जवाब दीजिएगा कि लेट सपोज अगर खातून सहाफ़ी के इश्यूज़ की बात की जाए, उनके साथ जो इश्यूज़ हैं ठीक है वो अपनी जगह पे प्रिवेल करते हैं, CDA के जो इश्यूज़ है वो अपनी जगह पे प्रिवेल करते हैं, लेकिन अगर वो इस हवाले से काम करना चाहती हैं तो CDA के अलावा भी तो वो काम कर सकती हैं, वो अपना कोई प्राइवेट इस तरह का फॉर्म तो बना सकती हैं। CDA कुत्ते मारना बंद कर दे, हम अपना काम कर लेंगे, कि उनका स्टांस है। वहाँ पे बहुत एविडेंस है CDA डॉग्स मार रहा है। 9 अक्टूबर का एविडेंस अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में मेंशन्ड है कि 200 कुत्तों की भरी हुई डेड वैन विद ब्लडी, जो फ्रेश ब्लड है, वो बाहर निकली थी CDA के सेंटर के अंदर से। वो एक्सप्लेन करते हैं, उनसे होगा नहीं, तो ये मसला है सर। तो ये सर ये किधर जाते हैं फिर, ये जो कुत्ते मारते हैं और ये जो वैन निकलती है 900 कुत्ते आप जिस तरह कह रहे हैं एलिजिडली के CDA लेके जाती है, किधर जाती है? नहीं एलिज नहीं, इसका वीडियो है हमारे अच्छा, पास। वीडियो है, ठीक है, आपके पास वीडियो एविडेंस होंगे, तो ये किधर जाते हैं? आपने कोई इसके हवाले से भी तहकीक की है? सर इसका हमें नहीं पता है क्या करते हैं, बेच देते हैं, लोगों को खिला देते हैं, नो आइडिया, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता। ठीक, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अच्छा अल्तमश, बिल्कुल फैक्ट्स पर ही बात भी होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम अगर हुकूक की बात करें, जब अगर लॉज की बात करें, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट बन जाती हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में? क्योंकि शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे है, 1890 का एक्ट है, शायद उसमें तो ना सजाएं होती हैं, ना ही शायद मेरे ख्याल से जुर्माने भी नहीं लगते, लेकिन 18वीं तरमीम की बात की जाए तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ के काफ़ी सारे हुकूक हैं, उसके बाद काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई, जो 1890 का एक्ट है इस्लामाबाद में, उसकी अमेंडमेंट आ गई थी 2018 में नेशनल असेंबली के थ्रू जी। उसमें सजा एटलीस्ट लाख प्लस है, और जेल टाइम उतना ही है, 3 से 6 महीने, पर सजा लाख से ऊपर है। मसला है FIR नहीं होती, पुलिस वाले इसको समझते ही नहीं कि अच्छा ये क्राइम भी हो सकता है, ये मसला है। उनकी एजुकेशन सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ में यस लॉज बहुत बेहतर हो गए। पंजाब में अभी जनवरी में अमेंडमेंट आई है जिसमें सजा ठीक हो गया। अल्तमश, थोड़ा सा मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपने भी दे दिए कि FIR का मसला, सर आप इस मामले के क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? जैसे वकील साहब फरमा रहे थे कि CDA कुत्ते मारना बंद कर दे, तो हम खुद एक कंपेन चलाते हैं, पब्लिक चलाती है कि जी आवारा कुत्ते जो हैं गलियों मोहल्लों में घूम रहे हैं, लोगों को काटते हैं, छोटे बच्चों को काटते हैं। तो जब वो कंपेन
हाइप पकड़ती है तो उसके बाद सीडीओ को एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन लेती है तो हम कहते हैं कि कुत्ते मारते क्यों हैं। आखिर उन्होंने भी तो कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना। और किसी जगह पे कोई कोर्ट जो है उसमें कोई मामला चला जाता है कि जी सीडीओ को रिस्ट्रेन करें कि जी अगर ये होता है तो ये ना करें, अगर ये होता है तो एफआईआर ना दें, तो कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ जाता है ना, जिस तरह से उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनसे वो तमाम तर जहरीली TNR चीजें वो पॉलिसी TNR वाली बात है पॉलिसीज ना। के तहत वो निकाल दी। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करेगा तो तभी हो सकता है। जिस पोजीशन में हम चल रहे हैं, खास सीडीए या बाकी इदारे हैं, वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और बिल्कुल। कितनी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और एडवोकेट अल्तमाश सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कानूनी तौर पर किस तरह के फ्लॉज हैं जिन पर काम किया जा सकता है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे और मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्क की सियासत पर बात करते हैं। एक तरफ बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद करने और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को बाज़ शराइत से मशरूत करने का मामला है, तो दूसरी जानिब तोशाखाना 2 की बात की जाए तो उस केस में आने वाला जो अदालती फैसला है उसमें भी सियासी बहस का बाइस बना हुआ है और बहुत सी डिबेट भी हो रही है, इसको मानने से भी इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम पाकिस्तान के बदलते हुए सफारती किरदार पर भी गुफ्तगू करेंगे, जहाँ बैनुल-अक़वामी मीडिया पर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से नई तशरीहात सामने आ रही हैं। दाखिली सतह पर पंजाब में तरक्याती मंसूबों और फलाही इक़दामात के दावों के साथ साथ महंगाई और रोज़गार जैसे मसाइल भी अवामी गुफ्तगू का हिस्सा हैं। जबकि केपीके की बात की जाए तो वहाँ के वसाइल की गैर मुसावी तकसीम पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिनको हम आज एड्रेस करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और इस पर बात करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहबा मौजूद है। शुमाइला साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुमाइला साहबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बानी पीटीआई ने जो महमूद खान साहब की दरख्वास्त है मुज़ाकरात की, उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे सुलह नहीं होगी। सो आप इस वक्त हुकूमती जमात की तर्जुमानी भी कर रही हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, क्या इस सारे मामले की आप तस्दीक कर सकते हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि पीटीआई जो है वो अगर सियासी जमात है और सियासत करना चाहते हैं तो उनको सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो माज़रत के साथ इंतशारी सियासत की तरफ निकल पड़े हैं और उनको कोई गलत फहमी है कि शायद उनका साथ जो है वो आवाम भी देगी। आवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो किसी भी ऐसी सियासी मुहिम का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इंतशार की बू आती हो। और इंतशार जो है, पाकिस्तान अब किसी किस्म की इंतशारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा, भारतीय सतह के ऊपर आपका कद जो है वो बढ़ा और आलमी अक़वाम ने आपके रोल को जो है वो अप्रिशिएट किया और आपकी पूरी दुनिया में एक स्पेस बनी है। और मैं ये समझती हूँ कि बुनियानुल मरसूस के बाद हमारे साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए, पाकिस्तान की एक जो ओपिनियन को जो है वो रिस्पेक्ट किया गया, और गाज़ा के मामले पर भी आपने देखा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो आलमी सतह पर कामयाबियाँ मिली हमें, तो इसके लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल और माशी तौर पे और सालमियत जो है पाकिस्तान की, ये उसका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तहकम सियासत जो है वो हो, मुस्तहकम हुकूमत हो, और जो इदारे हैं, हुकूमत है, अवाम है, वो सब मिलकर जो है अपना रोल प्ले करें। उसके लिए हमने बार जो है वो खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। और अभी उन्होंने फिर महमूद अचकज़ई साहब को अपना जो अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद किया। और ये भी उन्होंने पीटीआई के उन लोगों का हक मारा है जो कि समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को जो है वो बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि ये पार्टी का उनका इंटरनल मैटर है, मगर आज उन्होंने उनकी पेशकश जो है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, उन्होंने उसको भी मुस्तरद करके हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद की है
जो कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इंतशार की सियासत चाहते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात जो हैं, अगर आप करना चाहते हैं, आपको हुकूमत ने, आपको वज़ीर-ए-आज़म ने, आपको वज़ीर-ए-आज़म ने, जो वज़ीर-ए-आला हैं, उन्होंने, वज़ीर दिफ़ा ने बार-बार आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे दावत दी है कि आएँ, छोड़ें इस सियासत को जो आप इंतशार की सियासत चाहते हैं। ये डंडा, गोली बारूद, पेट्रोल बम और जो है ना धांस, धांधली, इसकी सियासत को आप छोड़ें। आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो अपना प्ले करें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें। लेकिन उनको शायद ये बात समझ नहीं आई। वो फिर एक सानिया 9 मई की एक और तैयारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी ऐसे साने की जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है वो अपने शोहदा की रियासत और हुकूमत जो है वो अपने शोहदा की बेहुरमती जो है मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अफवाज को गालियां जो है वो दें, वो अफवाज को गालियां, आप अफवाज को गाली नहीं दे सकते। उस फौज को जिसने आपको, आप अपने से 6 गुना ताकत में बड़े जो आपका दुश्मन है, उसको जो है वो चित किया। आज तक वो अपनी शिकस्त जो है वो नहीं भूला। आज भी वो आपके प्रॉक्सी वार कर रहा है, आपके साथ शरारतें कर रहा है किसी न किसी तरह कि हम इनसे बदला लें। तो ऐसे मुल्क को जो है आपने शिकस्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी फौज ने दी। तो आप उन्हीं को ही बुरा भला कहकर आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप अपने सालार को बुरा भला कहकर एक इदारे को जो आपकी सरहदों की हिफाजत करता है, आप उसको बुरा भला कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये सियासत जो है अपने मजमूम मकासद के लिए अदारों को इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात, आपने एक दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि आप पहले उनसे माजरत करें जी, जी, और उसके माजरत। बाद फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक वक्त था जब हम इनसे कहते थे कि आए मुज़ाकरात की मेज पे। आज ये हमारे शोधा की तौहीन करते हैं, हमारे अफवाज को जो है, हमारे इदारों को ये गालिम गलोच करते हैं। उनके अंडर जो चलने वाले सिक्योरिटी कोर्सेज होते हैं, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आपको जो पेशा वराना महारत सिखाई जाती है, आपको पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, उस पे बात की जाती है। आपने उस कोर्स में जाने वाले लोगों को गद्दार कहा। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे हम आएंगे। ये नहीं होगा कि आपको बेमुहार छोड़ दिया जाए। आप बुरा भी करें तो फिर भी हम आपके साथ बैठे, आप इंतशार फैलाएं, हम फिर भी आपके साथ बैठे। बिल्कुल। आप लोगों की माँ बहनों की पगड़ियां, चादरें उछालें, झूठे इल्जामात लगाएं, मुकदमात बनवाएं, हम आपके साथ फिर भी बैठे, लेकिन आप माजरत ना करें। ये नहीं हो सकता। ऐसी अब सियासत जो है, ये इंतशार की सियासत की रत्ती बराबर भी जो है वो ना तो टॉलरेंस है और ना ही सही, यहाँ पे इसके ऊपर किया जा सकता है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आप जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में जिक्र किया था तोशा खाना 2 केस के हवाले से, तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया जो है, उनको जिस तरह से सजाएं हुई, 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है, और पीटीआई की जानिब से इस फैसले पर शदीद तनकीद भी की जा रही है, माना भी नहीं जा रहा, कहा भी जा रहा है कि कोई फैक्ट्स नहीं थे, कोई ये बिल्कुल उस बुनियाद पर फैसला दिया गया है, सुना नहीं गया हमें। आप कैसे देखती हैं, ऐसा होना चाहिए था? ठीक है ये? सबसे पहले तो बात यह है कि जो सजा हुई है ये किसी शख्सियत के मुतालिक नहीं है और किसी किस्म का सियासी, जिसे कहते हैं ना कि ग्रज निकालने के लिए नहीं है। ये एक कानून है रियासत का कि आप एक तोशा खाना के अंदर जो आपको बैरून मुल्क से जो कीमती तोहफे मिलते हैं वो रियासत की अमानत होते हैं। वो मिलते तो उस वक्त के वजीर आजम को हैं या जो सदर होते हैं या जो आला ओहदों के ऊपर होते हैं, लेकिन वो उनकी मलकियत नहीं होते, वो रियासत पाकिस्तान की, वो स्टेट की मलकियत होते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो कौम को ये मालूम होना चाहिए कि 6 अरब की एक ज्वेलरी, बल्गारिया का सेट, उसको आपने उसको डिवैल्यू किया, उसकी कम कीमत लगवाई 3 करोड़ और तोशा खाना के अंदर आपने 1.5 करोड़ जमा करवाया। मकसद कहने का ये है कि आपकी जो बैड इंटेंशन थी वो किस तरह, कितनी मतलब बदनीयती के ऊपर आपकी ये चीजें थी कि आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। ये इसके 3 पहलू हैं। एक, आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल।
एक आपने मिस डिक्लेरेशन किया, फिर आपने उसको डिवैल्यू किया। ये 3 आपके जो हैं वो मेजर क्राइम थे जिसकी आपको सज़ा मिली है। ये ना तो किसी ने सियासी ग्रज निकाला है, ना ही इनसे इन्होंने कोई इंतकाम लिया है। इन्होंने ये किया और उसकी इनको सज़ा मिली। इसके ऊपर तो दूसरी कोई राय नहीं है। आप अपने खिलाफ बयानियाँ बनाएँ कि ये जी सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए है या हमारे इंतकाम है, ये कोई इंतकाम नहीं। आपने गलत एक्ट किया, आपने जो है कानून की खिलाफ वर्जी की और कानून हरकत में आ गया। आपने तोशाखाना में जो है वो सरकार को नुकसान पहुंचाने की, आपने सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की, तो आपको उसकी सजा मिल गई। तो ये मेरा नहीं ख्याल तो ठीक सजा मिली है। अब आप भुगतें आपने जो किया। आपको अगर अदालतें बेगुनाह कह दें तो हम आज आपको बेगुनाह मान लेंगे। सही। अदालत ने सजा दी है और आपको पाकिस्तान के कानून और आइन को रिस्पेक्ट देनी होगी। ये कानून और आइन जो है इसके ताबे आपको अपने आप को करना होगा। आप अबव द लॉ नहीं है। ठीक है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप यहाँ पे जो मर्जी करते रहें और आपको कानून जो है वो आप कानून की अच्छा गिरफ्त में शुमाइला लाएं। से बताइएगा कि वॉशिंगटन टाइम्स ने भी अब एक ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो 9 मई की जंग हुई, पाक भारत जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो स्टार बन के उभरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल में, और ये जो अमरीकी जरीदा है इसका जो इतराफ़ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक इनकलाबी साल भी इसको कहा जा सकता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आई। सो अब वो जो इंडिया फर्स्ट वाली पॉलिसीज़ थी वो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की भी और अमेरिका की भी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, और क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान को हर महाज पे फोकियत मिलेगी? ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि एक ऐसा मुल्क जो को सुपर पावर कहता है, जो कि हम तस्लीम नहीं करते, मगर वो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, और उस मुल्क ने आपकी जो सालमियत है, आपकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं और आपकी जो पेशा वराना हिकमत अमली है आपकी फौज की, उसको तस्लीम किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे फर्स्ट इंडिया का नारा लगता था, आज वहाँ पे फर्स्ट पाकिस्तान का नारा लग रहा है। तो ये मेरे लिए तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी के लिए ये जो लम्हा है बहुत काबिल फ़ख्र है। और हम ये समझते हैं कि जो ये तमाम एक्सरसाइज हुई, इसमें अपने जो भारत को नाको नाक चने चबवाए हैं, ने एक अपनी जो आलम अक़वाम के सामने आपने अपने वजूद को तस्लीम करवाया है और उसको आज उसका डंका हर जगह बोल रहा है। आज आपके साथ लोग अपने मुल्क की दफाई मामलात पे मशवरे करते हैं, आपकी वेटेज बढ़ गई, आज आपके मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाता है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपका जो कद-काठ है वो बड़ा है। तो क्या ये हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र बात है? लेकिन माज़रत के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो उसी सालार को बुरा भला कह रही है, उसी इदारे को बुरा भला कहते हैं जिसकी आज जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी तारीफ कर रहा है, जिसको हर जगह पे अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है, इज्जत दी है। आप उसी के बारे में लोगों को नफरत में ला रहे हैं। आप क्या बयानियां बनाना चाहते हैं? आप अपने एक कौमी इदारे, आप जो कि आपका चेहरा है, जो आपके लिए सरहदों पे लड़ते हैं, आप उनके लिए अवाम को मुतनफ़र करना चाहते हैं। आप यूथ का नारा लगाकर, झूठा नारा लगाकर आप इक़्तिदार में आए थे। आप उस यूथ को बेरा रवि की तरफ पहले ही लगा चुके हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आपने गालियों पे लगा दिए, गाली ब्रिगेड पे लगा दिए। किसी की भी चादर और किसी की भी पगड़ी जो है वो आपकी जुबान और शर्त से जो है महफूज नहीं रही सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे आपको अब समझना चाहिए, आप एक पॉलिटिकल जमात हैं और आपको अपनी अना, ज़िद, बुग़्ज़ और ज़ाती अनात से बाहर निकलना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अगर लीड करना है तो आपके अंदर लीडर्स वाली सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। लीडर खुद लीडर नहीं होता, लीडर पैदा करता है, अपने जैसे लोगों को अवाम के अंदर से जो है वो निकालता है। आप तो अवाम की सलाहियतें भी छीन रहे हैं। लोगों के बच्चों को आपने पॉलिटिकल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या हुआ? वो बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज उनकी माएँ बहनें गलियों में रोल रही हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। ये आपने नौजवानान के साथ किया है। तो आप उस नौजवान को प्लीज
बेराह रवि का शिकार न करें और अपने अदारों की मोहब्बत डालें, अपने अदारों को वक़ार दें, अपने अदारों की जो है वो सालमियत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप काम करें। आप बैरूनी एजेंडे पे काम ना करें, आप वो काम ना करें जो दुश्मन ने करना है। आप पाकिस्तान के दोस्त हैं। इस पाकिस्तान ने आपको वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर पहुँचाया था। अब आप उन दिनों का मान रखें। अगर आज आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, सब्र करें, हौसला करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। हमने भी बहुत अपना इंतज़ार किया है। आखिर अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने अवाम की बिल्कुल, आप खिदमत सही की कह और रही है, वक्त आता है। मैडम मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज के हवाले से बात करते हैं। उनके आने के बाद हमने देखा, हमने यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया, पंजाब में जो भी हालिया अरसे में तरक्याती मंसूबे हुए या फिर फलाही इक़दामात में तेज़ी हमने देखी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है महंगाई की, बेरोज़गारी के हवाले से। आज भी अवाम के बड़े मसाइल हैं, हम सुनते हैं। क्या आप समझती हैं कि आपकी हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है? वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं और पंजाब हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर और अवामी मसाइल को हल करने की बुनियाद पर अवाम के दिलों में घर करती जा रही है। आपने उसका नतीजा ज़िमनी इलेक्शन में देखा। आप कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट उठाकर देख लें, उसमें आपको अवाम की फलाह और बहबूद नजर आएगी। का वो किसान कार्ड हो, का वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एंडोनमेंट फंड्स हों, वो सेहत के मुतालिक मामलात हों, वो बच्चों की हार्ट सर्जरी के मुतालिक हो, वो आपकी जो जायदाद के मुतालिक हो, कब्जा माफिया के मुतालिक हो, जो ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ रिसेंटली, जो कब्जा माफिया का गला दबाने के लिए और उन मजलूमों की आवाज बनने के लिए उन्होंने किया, जिस पर आज मेरा ख्याल है कि कोई कदगन लग गई। और वो जो कब्जा माफिया हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने अब अपने लिए एक कानून जो है वो उसको भी धाजियां उड़ा दी हैं। और आज मैंने कोई सुना है कि कोई फैसला भी आ गया है, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात लोगों के लिए काम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के आपने देखा, सैलाब के वक्त सैलाब मुतासरीन जो हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला खुद वहां पर रही, खुद पहुंची, उनकी टीम पहुंची। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो दिन रात वहां पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा और उन्होंने मॉनिटरिंग की और लोगों तक जो है वो इमदाद को जो यकीनी बनाया। तो मैं ये समझती हूँ कि एक हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत अपनी मंजिल की तरफ, कामयाबी की तरफ रवां दवा है। आपने देखा साफ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसमें बीबीसी के अंदर बात हुई, लंदन में उसकी मिसालें दी जा रही हैं। आप ये समझते हैं यूके के अंदर जो है वो उसका जिक्र हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपने धीरानी प्रोग्राम देखा, उसमें गरीब की बेटी को इज्जत के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रुखसत किया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है ये तरजीहात है, उनकी तरजीह, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में। अच्छा शुमाइला साहब, आप दूसरी जान सीएम केपी की बात कीजिए। सीएम केपी सोहेल अफरीदी साहब का तो कहना है कि एक सूबा यानी कि पंजाब, उसको तमाम तरह वसाइल मिल रहे हैं और दूसरे सूबे यानी कि उनका अपनी तरफ वो जिक्र कर रहे थे कि केपी को कुछ नहीं मिल रहा है। सो उनके इस बयान को फिर आप किस नज़र से देख रही हैं? एक तरफ तो पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है लेकिन केपी को वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए, सूबा जो आपका केपी के है उस पे सोहेल अफरीदी साहब को अवाम ने मैंडेट दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये अपने मैंडेट की जो है वो हिफाजत भी करें और उस अवाम की खिदमत करें। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, ये पहले खुद तो तवज्जो दें। फंड्स लेने के लिए ये शिकवे दे रहे हैं, लेकिन ये आए रोज जो है वो काम इनका केपीके में है, आ जाते हैं ये रोज अडयाला जेल के बाहर। ये इनको अवाम की फिक्र ही नहीं है, इनको सिक्योरिटी की फिक्र ही नहीं है, इनको अवामी मसाइल का अंदाजा ही नहीं है। ये तो शायद किसी गलत फहमी में है कि हम अवाम के दरमियान पॉपुलर हैं। पॉपुलैरिटी का आपने जायजा लिया होगा इनकी हरिपुर में जो है पॉपुलैरिटी थी, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह दिन की रोशनी में हम लोग कामयाब हुए। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया बुरी तरह। इन्होंने अपने रियासती अदारों के खिलाफ,
इन्होंने हुकूमत के खिलाफ, इन्होंने नफरत की सियासत बोई है और लोग अवाम ने खिदमत को चुना, अवाम ने एहसास को वोट दिया, अवाम ने जो है वो तरक्की को वोट दिया, अवाम ने जो इंतशारी सियासत को ख़त्म कर दिया। और मेरा ख़्याल है कि बारीपुर की जो सीट है, मियाँ वाली की जो सीट है, उसने वाज़ेह पैगाम दिया कि अवाम जो है वो इंतशार नहीं चाहते, अवाम खुशहाली और अपना मुस्तकबिल, बेहतरीन मुस्तकबिल सही। चाहते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वाबस्ता मुस्लिम लीग थैंक यू नून सो के मच। राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर चीज़ों पर हम इन डिटेल डिस्कशन भी कर रहे थे। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम आर्चरी की बात करेंगे। राशिद मसूद उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म के ज़रिए पाकिस्तान में आर्चरी के खेल को एक नई पहचान दी है। 2019 में आर्चरी का आगाज़ करने वाले राशिद मसूद ने बहुत कम वक्त में कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2020 में सिंध ओपन आर्चरी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपने सफ़र की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके बाद 2021 और 2022 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की नुमाइंदगी करते हुए ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि 2022 में पहली बार नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में शिरकत की। इसी साल राशिद मसूद ने सिंगापुर ओपन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अब 2025 के 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मुस्तकिल मेहनत और नज़्म ज़ब्त कामयाबी की ज़मानत होते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं राशिद मसूद साहब। आप सीनियर प्लेयर आर्चरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने बात की 2019 में आर्चरी का आगाज़ आपने किया, इस खेल की तरफ आने का आपका कैसा रुझान था? क्यों आप आए? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? क्या बुनियादी वजह थी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक आर्चरी रेंज का मुझे पता लगा था, तो कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने उसको विजिट किया। तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैंने आर्चरी ट्राई की तो मुझे काफ़ी एक अच्छा फील हुआ और एक रिलैक्सेशन फील हुई कि एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। तो वो मेरा एक शुरुआत थी करियर की। उसके साथ साथ क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स का एक अपना इदारा होता है, वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवा रहे थे। तो आर्चरी का फर्स्ट कॉम्पिटिशन मैंने खेला और उससे मेरा गोल्ड मेडल आया। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि इसको मैं आगे भी ले जा सकता हूँ, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करके, और नेशनल लेवल पे भी किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी किया। एक ख्वाब जो है वो एक शुरुआत हुई उस ख्वाब की। मुझे ये बताइएगा कि आर्चरी बड़ा एक मुनफरिद सा खेल, आपने इसको चूज़ किया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में उस तरह की आपको ये स्पोर्ट्स हर जगह पे नहीं मिलती है। इसके वो स्पेसिफाइड जगह होती हैं जहाँ पे एक तो महंगा भी खेल है, फिर स्पेसिफाइड लोग इस खेल को खेलते हैं। सो आपको क्या कुछ चैलेंजेस इब्तदाई दिनों में भी आपको लगे और अब भी आप उन चैलेंजेस का सामना करते हैं? आर्चरी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इसका जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो शुरुआत में तो आप जब क्लब लेवल पे खेल रहे होते हैं तो क्लब आपको ट्रेनिंग के इक्विपमेंट दे रहा होता है, लेकिन अगर आपने एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको अपनी गेम जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे लेके जानी है, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट जो है वो नेसेसरी। और इक्विपमेंट पर जो है वो आर्चरी का अगर एक सस्ता तरीन भी इक्विपमेंट ख़रीदें तो वो 2.5 से 3 लाख रुपये तक का आता है। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए कि उस इक्विपमेंट को कैसे मैंने मैनेज करना है। तो जो भी था, हमारे हम प्लेयर एज अ पॉकेट मनी हम जमा करते रहते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन भी और सब चीज़ों से। तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी। और आर्चरी के स्टार्टिंग क्योंकि जब मैंने आर्चरी स्टार्ट की इसके बाद कोविड वगैरह आ गया, तो मुझे काफ़ी टाइम मिला अपने आप पे वर्कआउट करने के लिए। और कोविड के बाद ही मैंने फर्स्ट अपना इक्विपमेंट परचेज़ किया, और उसके बाद में मैंने फिर जो है कराची यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और जो फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी हुई कोविड के बाद, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो ये एक शुरू की काफ़ी जो है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस ये है कि आपने
अपने प्रोफेशनल लेवल पे करियर को कैसे लेके चलना है, बिकॉज अच्छा ये बताएं कि ये जो पैन सीजनल गेम्स में आपने जिस तरह से गोल्ड मेडल जीता, आपको बहुत बहुत मुबारक भी है उसमें, लेकिन इस मुकाबले के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसी आपकी तैयारी थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है, जो मेरे सपोर्टिंग में मेरे कोचेज हो गए, मेरे साथ जो फेलो मेरे प्लेयर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा जो है वो रद्द अमल है, क्योंकि उनके बगैर मोटिवेशन के बगैर और उनकी सपोर्ट के बगैर आर्चरी ट्रेनिंग तो कर रहा था मैं इंडिविजुअली अपनी थ्रू आउट द ईयर्स, बट वो जो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशंस और वो जो आपके प्लेयर जो आपको सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ के बगैर नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप पार्टिसिपेट कर भी रहे होते हैं तो सामने कंपटीशन जो है वो आपका ऑल पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनके साथ खड़े होकर खेलना एक अलग ही एक उसकी जो है अलग चैलेंज होता है। तो विदाउट सपोर्ट फैमिली की, फ्रेंड्स की, सपोर्टिंग प्लेयर्स की, कोचेस की, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा ये बताइएगा कि इस खेल के हवाले से आर्चरी की जो सहूलियात हैं पाकिस्तान में, वो किस तरह की उनको देखते हैं? क्या गुड इनफ हैं या इन सहूलियात में आप ये चाहते हैं कि मज़ीद इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस पे मैं बेसिकली हाईलाइट ये चीज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त जो आर्चरी पाकिस्तान में खेली जा रही है, चाहे वो फेडरेशन हो, एसोसिएशन हो, या प्लेयर्स हों या कोचेज़ हों, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो सब अपनी पॉकेट मनी से आर्चरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी जो दरख्वास्त है, जो सपोर्टिंग इदारे हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इस आर्चरी को जो है वो काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे पास टैलेंट जो है वो टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं खुद पर्सनली इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो आर्चरी अपनी ऑन बेस पर खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये स्पोर्ट जो है काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट दी जाए। अच्छा, अपनी रूटीन के बताइएगा, आप रोज़मर्रा की किस तरह की आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? हमारी जो रूटीन ये होती है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा प्रेफर करें। अच्छा। जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हमारी जो न्यूट्रिशन है उसको ज़्यादा फोकियत दी जाए। उसके बाद हमारा 1-2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें हम शूटिंग रेंज पे जाते हैं, वहाँ पर एरोज शूट करते हैं अराउंड। अगर हम 72 एरोज खेल रहे हैं तो उसके हम 2 एंड्स खेलते हैं, इट मीन्स अराउंड 150 to 200 एरोज खेलते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो रूटीन क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं क्लासेस लेने चले जाते हैं, जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर शाम में हमारा एक और एंड होता है, सेशन होता है, जिसमें हम दोबारा जो सुबह की ट्रेनिंग है उसी को रिपीट करके हम जो है वो शाम में ट्रेनिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी जो टीम है उसकी इतनी एफर्ट है कि उन्होंने एक फ्लड लाइट रेंज बनाई है आर्चरी की, तो जो लोग ऑफिस से देर से आ रहे होते हैं तो उनके लिए हमने फ्लड लाइट रेंज बनाई हुई है ताकि वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सकें ऑफिस के बाद। तो ये सब प्लेयर्स की अपनी डेडिकेशन है कि वो अपनी ट्रेनिंग को किस तरह कंटिन्यू रखते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आर्चरी का मेन जो फोकस है वो कंसिस्टेंसी है। आपने ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, जहाँ आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाते हैं, फिर आपको दोबारा से वो एफर्ट्स लगानी पड़ती है। जो मेन प्लेयर्स का चैलेंज होता है वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है और उस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है और इसको एज अ लाइफ स्टाइल लेके चलना है, बिकॉज जहाँ पर आप गैप देते हैं तो कंपटीशन इतना टफ है कि दूसरे प्लेयर्स आपसे आगे निकल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी की आप नुमाइंदगी करते हैं, और पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी क्योंकि एक बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, तो आपकी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग उसमें कितना ज़्यादा आपको इन्हेंस किया है पाकिस्तान नेवी ने? फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस का तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आर्चरी का, क्योंकि इट्स अ स्पोर्ट ऑफ स्ट्रेंथ और इसमें रनिंग तो ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप खड़े होकर खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रेस के अंदर होती है, बिकॉज आप जो बो ड्रॉ कर रहे हैं वो काफ़ी हैवी होती है। देखने में तो लग रहा होता है कि एक नॉर्मल सी बो है, बट इसका अगर वेट जो देखा जाए तो वो 16 to 18 kg ड्रॉ वेट होता है। तो जब वो खींच के खड़े होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी वो फोर्स ले रही होती है, उस फोर्स को आपने 2 घंटे तक आपने उसको सस्टेन करना है, उसको मैनेज करना है। और 2 घंटे के बाद जब आप रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं तो वो फिर आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ भी जो है वो आपको एक अपनी जो है एबिलिटीज़ को डेवलप करना होता है आपने। सही। अच्छा, मुझे अब राशिद आप मुझे बताइएगा, अब आपके नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किन पर काम कर रहे हैं, अगला हदफ आपका क्या है, किन चीज़ों पर आपकी तैयारी हो रही है, कौन सी ऐसी गेम्स हैं?
इंशाल्लाह जब भी मौका मिला मुझे इंटरनेशनल खेलने का, मैं अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ को लेकर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उतरूँगा। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल गेम्स का रिजल्ट आया उसमें मेरी टॉप 4 पोजीशन भी आई है। तो इंशाल्लाह जितना जब भी मुझे मौका मिलेगा तो इंटरनेशनल भी, और फिर 2028 का जो ओलंपिक्स आने वाला है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान। ठीक हो गया राशिद, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राशिद जो कि हमारे साथ मौजूद थे, एक ज़बरदस्त ऑर्चर हैं जो अपनी कामयाबियों के हवाले से हमें बता रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। अब ब्रेक के बाद आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आर्थराइटिस के हवाले से हम बात करेंगे। सो हमें अभी तक आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। स्टे विद अस टिल ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हेल्थ से रिलेटेड हमारा ये सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनी तौर पर आपके बहुत सारे सवालात भी होंगे, आपने हमें कॉल भी करनी है, बात भी करनी है, नंबर भी हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम बात किस टॉपिक पर करने जा रहे हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सोजिश हो जाती है, आपको पता है दर्द बढ़ जाता है, फिर अकड़ाव सा आ जाता है, सूजन हो जाती है, हरकत में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और ये बीमारी हर उम्र के अफराद को मुतासिर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने लोग बूढ़े हो जाते हैं या फिर बुढ़ापे में चले जाते हैं, थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये इस तरह की वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसके असरात ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। सर्दियों के मौसम की बात करें, चूँकि अभी सर्दियाँ हैं, तो आर्थराइटिस के मरीजों को अक्सर दर्द में इजाफा भी हो जाता है। फिर ठंडा मौसम, नमी में कमी, फिर जिस्मानी सरगर्मी कम होने के बायस जोड़ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिससे रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सर्दियों में आर्थराइटिस और इससे होने वाले दर्द को समझना और उसका बरवक्त इलाज बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे और इस पे आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। आपको अभी हमारी स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे 051-890-1008। दूसरा हमारा नंबर है 051-890-1007। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ जावेद इकबाल साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह आर्थराइटिस के हवाले से हमने बताया, जोड़ों के दर्द के हवाले से हमने बताया, इसकी अलामात के हवाले से, इसकी टाइप्स के हवाले से इनिशियली जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आर्थराइटिस बेसिकली द वर्ड आर्थ दैट मीन जॉइंट, जॉइंट, और जो आइटिस है इसका मतलब है सोजिश। ठीक है, तो आर्थराइटिस का मतलब है आपके जोड़ों की सोजिश। ठीक है, और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। उनमें से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो प्योरली सोजिश से रिलेटेड है, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस जो इन्फेक्शन से हो सकता है। तो बेसिकली आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है कि आपकी जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और ये दुनिया की सबसे एक मुलायम चीज़ है। और वो जो झिल्ली है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, वो किसी ना किसी वजह से बहुत पतली हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। और जब वो डिजनरेट हो जाती है तो उसका जो काम होता है कि आपको वॉक करने के अंदर शॉक एब्जॉर्ब करना, आपको चलाना, वो काम नहीं कर सकती। और उस वजह से बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सोजिश वाले जो फैक्टर्स हैं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये अगर बात करें तो ज़्यादातर ये एज के साथ रिलेटेड होता है। अच्छा। अब हमें पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी फर्दर रीजंस भी हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, बट बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जिसके अंदर ये आता है कि इट मे बी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, कि अगर आपकी फैमिली के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो देयर इज टेंडेंसी कि बच्चों के अंदर भी अर्ली एज में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो और वजह होती हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी को इंजरी हुई है, नीक इंजरी हुई है, एंकल की इंजरी हुई है, कोई फ्रैक्चर्स आ गए हैं, और स्पेशली अगर उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया गया तो बाद में उसी जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस जो है ना वो आ जाता है और वो स्टिफ और पेनफुल हो जाता है। सही। उसके अलावा एक और चीज़ जो पाकिस्तान में यंग पेशेंट का आपने जिक्र किया, जो मैं देख रहा हूँ लास्ट कपल ईयर जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ यूके से, बिल्कुल ऐसे। तो एक जो यंग पेशेंट्स के अंदर जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली 20 to 40, 20 to 50 ईयर ओल्ड जो लोग हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है AVN, हिप का जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है, जो बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। पेशेंट ने पहले स्टीरॉइड इस्तेमाल किए, या कोई खुदा न खास्ता कीमोथेरेपी लगी है, या हैवी स्मोकर है, या अल्कोहल इनटेक है, उसके अंदर जो हिप जॉइंट है, हिप का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो बॉल का जो पार्ट है
उसकी किसी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, अच्छा। तो उसका ए वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से जब वो एडवांस होता है तो फिर भी आर्थराइटिस आ जाता है। सही। अब अगली बात करें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, तो जो प्योर सोजिश की वजह से आर्थराइटिस होते हैं उनके अंदर भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स है। उसके अंदर एक है रोमाटॉइड आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन है, और बच्चों के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि हर एज के अफराद जो है इसमें मुतासर होते हैं, तो बच्चों के अंदर जुवेनाइल जो आर्थराइटिस होता है वो बहुत यंग एज में हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा और भी जैसे यूरिक एसिड किसी का ज़्यादा हो गया तो उसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। उसके अलावा और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जैसे किसी को सोराइसिस है तो उसको सोराइटिक आर्थोपैथी बोलते हैं कि सोराइसिस की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। या और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, स्किन कंडीशन होती हैं जिसको SLE भी बोलते हैं, ल्यूपस आम जुबान में उसको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी जोड़ों के अंदर सोजिशपन आ जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है। और इसके अलावा भी एक जो बड़ी सीरियस टाइप है, जैसे मैंने कहा कि ब्रॉड अगर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो उसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब ये है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुई और इन्फेक्शन आपके ब्लड में चलते चलते जॉइंट के अंदर आ गई, अच्छा। या फिर डायरेक्ट जॉइंट के करीब कहीं ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, स्किन के अंदर कट आ गया और स्किन के बाहर के जो जरासीम है वो जोड़ के अंदर चले गए, और वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से जो जरासीम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जॉइंट के अंदर जो झिल्ली है, उसको मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होती है। अच्छा। बाकी आर्थराइटिस को तो हम स्लोली इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर किसी को सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है तो उसमें हम वेट ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उसमें अगर हम ज़्यादा वेट करते हैं तो फिर वो जो एंजाइम है वो जो झिल्ली है जॉइंट की, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसको हमेशा के लिए मेल्ट कर देते हैं, हमेशा के लिए उसको तबाह कर देते हैं। तो इसलिए वो एक इमरजेंसी होती है जिसमें एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम पेशेंट को बहुत जल्दी जो है वो कोशिश करते हैं उसको ट्रीट किया जाए, उसमें सर्जरी किया जाए, उसको वॉश आउट किया जाए अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि वाकई सेप्टिक आर्थराइटिस है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम अब चूंकि सर्दियां हैं ना, तो हमने देखा है कि सर्दियों में अक्सर जॉइंट्स का दर्द बढ़ जाता है, तो क्या इसको एक्सरसाइज हम प्रॉपर नहीं करते या फिर क्या वजह होती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं कि सर्दियों में वो कंप्लेन करते हैं जी हमारी पेन पहले से बढ़ गई है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। एक तो यकीनन एक्सरसाइज है, जैसे आपने कहा। अब देखें कि जॉइंट आपके हैं, जॉइंट के साथ बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल लगे हुए हैं। मसल ने क्या काम करना है कि मसल ने आपको वॉक करवाना है, मसल ने आपके जॉइंट को सहारा देना है, आपके जॉइंट को स्टेबल करना है। और अगर किसी पेशेंट के मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी जो आर्थराइटिस की वजह से पेन है वो बढ़ जाती है, इसलिए कि वो जो मसल्स हैं वो आपके जॉइंट को स्टेबलाइज नहीं कर रहे। चलते चलते आपको थोड़ी सी जरक आती है, आपका नी ट्विस्ट होता है, उस ट्विस्ट होने की वजह से भी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक यकीनन एक्सरसाइज। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो जोड़ बनाए हैं ये इस्तेमाल करने के लिए, मूव करने के लिए, और जोड़ों के अंदर जो एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसी के अंदर से इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को फूड मिलती है। यानी कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको जो फूड मिल रही है वो आपके ब्लड से कम मिल रही है। अच्छा। जो अंदर जोड़ के अंदर जो फ्लूइड है वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है, और एब्जॉर्प्शन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके जॉइंट मूव करें। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब है, जॉइंट को मूव नहीं कर रहे, तो ओवरऑल आपकी न्यूट्रिशन भी अच्छी नहीं है जॉइंट की। ठीक है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जितना ज्यादा मूवमेंट होगा इतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। तो जो मूवमेंट है जॉइंट की, स्पेशली जो आपके लोअर बड़े जॉइंट हैं, उनकी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए, ना सिर्फ मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बल्कि जॉइंट को भी हेल्दी रखने के लिए। कुछ लोग हीट थेरेपी लेते हैं, इसको सजेस्ट करते हैं आप? हाँ, उसमें यह कि एक विंटर में ये होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं जिन्होंने ब्रेन को बताना है कि जहाँ पे पेन है, यहाँ पे सोजिश है, वो भी कोल्ड वेदर के अंदर ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है। अच्छा, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को वार्म रखें। यानी कि वार्म आप बहुत तरीक़ों से रख सकते हैं। एक तो अपने आप को कवर करें, अपने मसल जो है, अपने जो क्लॉथिंग है उनकी कवरिंग रखें, और दूसरा जो हीट थेरेपी है उससे भी अगर आप वार्म रहते हैं तो वार्म रहने से आपकी दर्द जो है वो कम होती है। तीसरी एक ये भी बात है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है उसके अंदर जो आपका जॉइंट फ्लूइड है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है। अच्छा। तो उतना अच्छा लुब्रिकेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसलिए भी अपने आप को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है सर्दियों के अंदर जॉइंट पेन से बचने के लिए। बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे और वो चाहेंगे कि हम ये सवाल भी आपसे करें कि आर्थराइटिस के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस अभी
रिसेंटली हुआ है या बहुत सारे लोग होंगे जिनको आइंदा हो भी सकता है, वो ये चाहेंगे कि हमें ये आर्थराइटिस ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपने टाइप्स बता दी हैं और जितनी ज़्यादा आपने इन डिटेल टाइप्स बताइए ना, तो लोग कहेंगे यार इससे बेहतर है कि ना हो। तो उनको क्या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए, डाइट प्लान्स में तब्दीली करनी चाहिए, Initial stage एक्सरसाइज पे। में तब्दीली करनी चाहिए कि वो अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि आपके पास या फिर किसी आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट के पास उनको जाने की ज़रूरत भी ना पड़े? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई ऑलवेज एडवाइज पेशेंट को कि वो सेल्फ केयर सबसे पहले करें। बिल्कुल। और सेल्फ केयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो अगर हम स्टार्ट कर, हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया कि अपने आप को वार्म रखना जी। है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन, स्पेशली विंटर के अंदर हम चूंकि हमें प्यास इतनी नहीं लगती तो हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते। तो जब तक आप अपने आप को अच्छा हाइड्रेट नहीं करेंगे, आपके जॉइंट का जो फ्लूइड है वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ सन एक्सपोजर इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कि आपको जो सन एक्सपोजर है उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब सुबह से बस उठते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल निढाल होते हैं। ठीक है, तो सनलाइट जो है इट्स एन अमेजिंग सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। अगर सनलाइट की बात करें थोड़ी सी, तो सुबह से लेके जो तकरीबन 9-10 बजे तक की लाइट होती है, इसके अंदर इंफ्रारेड रेस ज़्यादा होती है। और ये जो इंफ्रारेड रेस हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं कुछ हार्मोन, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है। तो ये जब हार्मोन पैदा होते हैं तो दे बूस्ट अप योर एनर्जी। तो डॉक्टर साहब, अगर आप 7 बजे से लेके 10 बजे तक कह रहे थे तो हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम तो 9 बजे शो में बैठे होते हैं। तो एग्जैक्ट जब भी सूरज निकले, तो आप देखें गर्मियों में सूरज और जल्दी निकल जाता Yes, है। yes. तो आप जब 5-6 बजे सूरज निकलता है तो आप शो से पहले आ सकते हैं। सही। ठीक है, लेकिन आपके लिए है कि अगर 10 बजे के बाद भी जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक की आजकल की सनलाइट है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो विटामिन डी जो ना दैट्स आल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल, फॉर योर बोन, फॉर योर जॉइंट। ठीक है, तो एक सन एक्सपोजर रेगुलर रखें। अगर आपको सुबह का नहीं मिलता तो जो दोपहर का, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर और गुड हाइड्रेशन और अपने आप को वार्म रखना, ये 4 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपकी जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, किसी की गाउट की हिस्ट्री है, तो ज़रूर अपने आप को चेक करवाएं। मेक श्योर कि आप उन डाइट से बचें जो गाउट को ज़्यादा करती हैं, और वो डाइट लें जिससे गाउट नहीं होता। और विटामिन डी के लिहाज से भी ऐसी डाइट्स लें जिनके अंदर विटामिन डी होता है, जैसे फ़िश है और उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स है एक्सेट्रा, जिससे आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट मिले और आपको आपकी बोन एंड जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग ना धूप तो लगवाते हैं लेकिन खुद को बहुत कवर करके बैठे होते हैं, उससे विटामिन डी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों की बात ये सुनी है कि भाई नहीं, इस तरह से आपने इतना अपने आप को कवर किया हुआ है तो वो तो आपके तक उस तरह से नहीं होती, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो जो सनलाइट से 2 तरह की रेज आती हैं। जो मेन हम डिस्कस करते हैं, देयर वैरायटी, एक स्पैन है जो अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड तक जाता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें जो इंफ्रारेड रेज है जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है लेकिन एनर्जी लो होती है, ये जो रेज है excuse me, ये आपकी बॉडी के अंदर इवन क्लॉथिंग को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। लेकिन ये जो रेज हैं ये और बहुत सारे आपको बेनिफिट देती हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के तक जो है ना आपको एनर्जी बूस्ट देती हैं। अच्छा। लेकिन ये रेज इतना विटामिन डी पैदा नहीं करती। अच्छा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जिनका वेवलेंथ थोड़ा होता है लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा। ये जो रेज हैं ये आपको विटामिन डी देती हैं। ठीक है। अब ये जो रेज हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी क्लॉथिंग को पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक। अनलेस के बहुत ही थिन कॉटन के कपड़े हों तो उनको तो पेनिट्रेट कर जाएंगी। लेकिन जनरली ये जो रेज हैं अल्ट्रेज, और ये यूजली जो 10 AM से लेकर तकरीबन 2-3 PM तक होती हैं, तो ये रेज विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके लिए डायरेक्ट सन एक्सपोजर ऑन योर स्किन इज इंपॉर्टेंट होता है। सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन साहब, डॉक्टर हाफिज़ जावेद इकबाल साहब, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, हमारे साथ मौजूद थे और आज बड़ी इन डिटेल डिस्कशन हुई डॉक्टर साहब के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे वक्त ख़त्म हो जाता है हमारी सुबह की सोच का। मुझे रज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।